तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर 3 शुरू करते हैं। लेक्चर 3। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, सेकेंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने अपने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को शुरू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था गुड्स के बारे में। तो गुड्स क्या होते थे जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। ठीक है, वो कमोडिटीज जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। फिर गुड्स की हमने कुछ बाइफरकेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बाइफरकेशन? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ी थी। परचेजेस वो होती हैं जो हम लोग बिजनेस के गुड्स परचेज करते हैं। फिर क्या होता है सेल्स जो हम लोग सेल्स कर रहे हैं अपने गुड्स की। फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज करके लाते हैं, कोई चीज डिफेक्टिव होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। सिमिलरली जब हमारा कस्टमर वापस करता है गुड्स तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉक के बारे में। स्टॉक हमारा क्या होता है, वही जो हमारे पास एक्चुअली में जो अभी मेरे पास गुड्स रखे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक का वैल्यूएशन जनरली कब होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर क्लोजिंग ऑफ द ईयर। उसको हम लोग बोल देते हैं अपना ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमने समझा था कि हमारे बिजनेस में तीन कैटेगरीज के स्टॉक होते हैं। ठीक है, एक होता है रॉ मटेरियल जो हम लोग परचेज करते हैं मार्केट से, जिससे हमें फिनिश गुड्स बनाना होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल को जब हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाते हैं, फिनिश गुड्स। ठीक है, वो हमारे क्या बन जाते हैं, फिनिश गुड्स। फिर जो हमारे गुड्स का जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता या फिर जो प्रोसेस में होते हैं, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में अभी भी हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस बोल देते थे। फिर हमने ये समझा था कि जो हमारे सेल्स करते हैं हम लोग, सेल्स जो हम लोग क्रेडिट में करते हैं, जिन लोगों को हम लोग सेल्स करते हैं क्रेडिट में, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेटर्स। और अगर उनसे हम लोग कुछ रिटर्न में एक एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो जिनसे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। और अगर हम लोग कोई रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाते थे, बिल्स पेबल। ठीक है, वो मेरे लिए क्या हो जाते थे, बिल्स पेबल। फिर हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता था, हमारा जो भी एक्सपेंस, जो भी पैसा मेरे बिजनेस से वापस बाहर जा रहा है, ठीक है, मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, उसको हम लोगों ने समझा था कि एक्सपेंडिचर होता है। इस पर हम लोगों ने कुछ लिखा भी था कि अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपेंडिचर हमारे दो तरीके के होते थे। एक होता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा क्या होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर मिल जाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहता है। ठीक है, आगे आने वाले कई सालों को तक मिलता रहता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस भी बोलते थे। ठीक है, फिर हमने एसेट्स के बारे में जाना था। एसेट्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू डिराइव करते हैं अपने फ्यूचर में। ठीक है, वैल्यू जिससे हम लोग डिराइव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते थे, एसेट्स बोल देते थे। एसेट्स हमने तीन तरीके के समझे थे। एक होता था नॉन करंट एसेट्स, एक होता था करंट एसेट्स और एक होता था फिक्शिशियस एसेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जिस दिन भी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं या फिर हमारे अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है, या फिर जिस दिन भी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो एसेट्स जो मेरे को 12 महीने से ज्यादा तक हेल्ड करना है, इनका बेनिफिट मेरे को 12 मंथ्स के बाद भी मिलेगा, उनको हम लोग बोल देते थे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और वो एसेट जिनको हमें कैश में कन्वर्ट करना है या फिर जिनको हमें यूज कर लेना है विद इन द 12 मंथ्स, उसको हम लोग बोल देते थे करंट एसेट्स। फिक्शिशियस एसेट्स हमारे क्या होते थे, वो एक्सपेंसेस जो हम इनकर कर रहे हैं, हेवी अमाउंट के जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, ठीक है, जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, उसको हम लोग बोल देते थे फिक्शिशियस एसेट। ठीक है, फिक्शिशियस एसेट बोल देते थे उसको। हम लोग और भी क्या बोलते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सिर्फ हमारे बैलेंस शीट में क्यों दिखाए जाते हैं, हमारे बैलेंस शीट में इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग आज को इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हमें किसके बारे में समझना है, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। फिक्स्ड एसेट्स हमारे क्या होते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे क्या होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स।
जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। सो जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसको भी हम लोग हेल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स को भी हम हेल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, क्योंकि ये पार्ट होता है किसका, नॉन करेंट एसेट्स का, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा क्या, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और एक होता है हमारा दूसरा जो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एक होता है हमारा टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो सर ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो दोज फिक्स्ड एसेट्स which have their physical existence, जिन एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोल देते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोल देते हैं, ठीक है। इट मीन्स they can be seen and touched। वो एसेट्स, वो हमारे बिजनेस के एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोल देते हैं, टेंजिबल नेचर के, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, मशीन, ठीक है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर और कंप्यूटर, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें अगर एग्जांपल लेंगे तो ये क्या, मशीन को हम लोग देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। उसका क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। सिमिलरली हमारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, दोज फिक्स्ड एसेट्स which do not have their physical existence, ठीक है। those fixed assets which do not have their physical existence, they cannot be seen or touched। तो वो एसेट्स हमारे जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, या फिर जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो सर इसके एग्जांपल क्या होंगे, ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, हमारी गुडविल, ठीक है, हमारी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, हमारी क्या मार्केट में गुडविल है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। इसको ना ही हम लोग देख सकते हैं और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हमारा आता है, ट्रेडमार्क। जो हमारे बिजनेस का ट्रेडमार्क होता है वो भी हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। फिर हमारे बिजनेस के पेटेंट्स, कॉपीराइट, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स और क्या, ब्रांड। जो हमारा ब्रांड होता है वो भी क्या होता है, हमारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है, जिनका कोई एक फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, ठीक है। सिमिलरली इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम लोग क्या देख भी नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो चलो फिक्स्ड एसेट्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, ठीक है, कैपिटल क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक, ये हमारा बिजनेस का प्रोप्राइटर है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस का प्रोप्राइटर है और इसका नाम क्या है,
राम है और ये बिजनेस का क्या है, प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर। इसने क्या करा बिजनेस में, कभी भी बिजनेस जब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस जब हम लोग शुरू करते हैं तो प्रोपराइटर क्या करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। जो अमाउंट प्रोपराइटर बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट करता है, या फिर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करिकुलम ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिजनेस, कोई ना कोई अमाउंट टाइम टू टाइम वो इन्वेस्ट करता रहता है। उस अमाउंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारे बिजनेस का कैपिटल, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, कैश चाहिए होगा, ठीक है। तो लेट्स टेक कुछ कैश लेकर आया 50,000 रुपीज। बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने पास कुछ घर से गुड्स लेकर आ गया, ठीक है, गुड्स लेकर आ गया। गुड्स लेट्स से कितने के लेके आया, 70,000 रुपीज का। कुछ ऑफिस मेंटेन करने के लिए वो क्या लेकर आया, घर से फर्नीचर भी लेकर आ गया, ठीक है, घर से फर्नीचर भी लेकर आ गया। तो इस लेट्स टेक 30,000 रुपीज का। तो हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी हो जाएगी, रुपीज 1,50,000, ठीक है। ये हमारे बिजनेस की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। जितना भी अमाउंट प्रोपराइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जितना भी अमाउंट प्रोपराइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल। टाइम टू टाइम अगर कुछ और इन्वेस्ट करता है, टाइम टू टाइम, जैसे ये तो हमने डिस्कस किया कि ये तो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर ड्यूरिंग द ईयर और भी कुछ वो पैसे लाते रहता है, या फिर और भी कुछ गुड्स या फर्नीचर या फिर अदर कोई और एक्टिविटी ऐसी करता है, जिससे क्या होता है, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज करने में काम करता है, ठीक है। बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज करने में काम करता है हमारा प्रोपराइटर, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूं। So the amount invested by owner, into the business is called, the amount invested by the owner into the business is called capital, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। टोटल एसेट्स में जो ओनर का जो क्लेम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारी कैपिटल, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमने क्या करा है, ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल हमारा लेफ्ट हैंड साइड आता है, ठीक है। अभी के लिए कैपिटल हमारा क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड आता है, और राइट साइड में हमारे कुछ बिजनेस के एसेट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर है मेरे पास फर्नीचर है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, बिल्डिंग्स है, स्टॉक है और कैश है, ठीक है, स्टॉक है और कैश है, ठीक है। तो फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक और कैश। लेट्स टेक जो हमारा फर्नीचर है वो 50,000 रुपीज का है, बिल्डिंग्स मेरी 1 लाख रुपीज की है, स्टॉक मेरा है वो 20,000 रुपीज का है, और कैश मेरे पास 30,000 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। कैश मेरे पास 30,000 रुपीज है। ओनर ने क्या कर रखा है, सिर्फ 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। बाकी उसने क्या करा, ओनर ने क्या करा, कुछ लोगों से उधार ले लिया, ठीक है, कुछ लोगों से उधार ले लिया। लेट्स टेक हमने बिजनेस में कुछ क्रेडिटर्स रख लिया, ठीक है, क्रेडिटर्स रख लिया। तो क्रेडिटर्स हमारे जो कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे, ठीक है। तो जो ओनर का क्लेम होता है टोटल एसेट्स में, हमारे बिजनेस के टोटल एसेट्स क्या होगा, 2 लाख रुपीज के, ठीक है। हमारे जो बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने के हुए, 2 लाख रुपीज के, ठीक है। बट इन 2 लाख रुपीज में ओनर का क्लेम कितना है, 1,50,000, ठीक है। तो क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस क्या होता है, हमारा कैपिटल। अब सर ये 50,000 रुपीज ये क्या है, ये बच्चे हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें लायबिलिटीज के बारे में पढ़ना है, तो चलो यहीं से समझ लेता हूँ। ये हमारी क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है सर, लायबिलिटी हमारे बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं, लायबिलिटी हमारे बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है। जो पैसा हम लोग उधार पे लेते हैं, जो हमारे पैसा हम लोग उधार पे लेते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लायबिलिटीज बोल देते हैं। तो लायबिलिटीज हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, एक बर्डन होता है, एक ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है।
एक बर्डन होता है, ऑब्लिगेशन करना होता है, जिसको हमें पे ऑफ करना होता है, जिसको हमें पे ऑफ करना होता है नियर फ्यूचर में, ठीक है, जिसको हमें पे करना होता है कब, नियर फ्यूचर में, ठीक है, नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर मैं लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लाइबिलिटी क्या है, क्लेम ऑफ द आउटसाइडर। अगर मैं इसको ये बोल दूं क्लेम ऑफ द आउटसाइडर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, तो ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी। आउटसाइडर्स हमारे कौन है, क्रेडिटर्स है, क्योंकि क्रेडिटर्स ने क्या कर रखा है, बिजनेस में लोन दे रखा है। क्रेडिटर्स ने बिजनेस में लोन दे रखा है 50,000 रुपीज का। 50,000 के गुड्स जो है, 50,000 के गुड्स हैं, उन्होंने क्या दे रखा है, उधार में दे रखा है, उधार में, क्रेडिट में दे रखा है। तो क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए, बिजनेस के अगर मैं क्रेडिटर्स बोलूं तो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज हो गए, बिजनेस के लाइबिलिटीज हो गए, ठीक है। तो लाइबिलिटीज के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन्स, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय persons other than owner into the business, other than owner into the business is called liability, ठीक है, is called liability। जो अमाउंट, जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं अदर देन द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है। इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द बिजनेस, इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द बिजनेस। एग्जाम्पल, बैंक लोन, ठीक है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज हमारे लिए एक ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिनको हमें क्या करना है, नियर फ्यूचर में पे ऑफ करना है, ठीक है। हमारे बिजनेस के बर्डन्स जो होते हैं जिनको हमें पे ऑफ करना है नियर फ्यूचर में, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइबिलिटीज बोल देते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज भी हमारी दो तरीके की होती है, ठीक है। लाइबिलिटीज जो हमारी होती हैं वो बेसिकली दो तरीके की होती हैं। तो एक लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और जो दूसरी हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारी क्या होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एसेट्स के केस में, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, और जो शुरू हो रहा है 1 Jan 2019 में और फिनिश कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2019 में, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, 31 दिसंबर 2020 हो गया, ये मेरा 31 दिसंबर 2020 हो गया, ठीक है। वो लाइबिलिटीज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने बैलेंस शीट के डेट पे, ठीक है, जिस दिन अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, या तो बैलेंस शीट के डेट पे या फिर जिस दिन अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, वो लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स कर देना है, ठीक है, जिनका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स कर देंगे, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटीज जिनका हमें पेमेंट कब करना है, विद इन 12 मंथ्स कर देना है, उनको हम लोग बोल देते हैं करंट लाइबिलिटी। और जिनका पेमेंट्स हमें आफ्टर 12 मंथ्स करना पड़ सकता है, आफ्टर 12 मंथ्स करना है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बस यही डिफरेंस होता है करंट और नॉन करंट में। जैसे हमारे नॉन करंट एसेट्स होते थे, वो हम लोग क्या करते थे, मोर देन अ ईयर हेल्ड करते थे, मतलब हमें 12 मंथ्स से ज्यादा अगर हेल्ड करना है तो वो मेरे क्या हो गए, नॉन करंट एसेट्स। और विद इन द ईयर कन्वर्ट कर लेना है कैश में या फिर उसको यूज कर लेना है, तो वो हमारे क्या हो जाते थे, करंट एसेट्स हो जाते थे। सिमिलरली हमारी जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं उनका हमें पेमेंट क्या कब करना होता है, विद इन 12 मंथ्स। तो जो लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स करना है वो हमारी करंट लाइबिलिटी है, और जो लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें आफ्टर 12 मंथ्स करना है वो हमारी क्या हो गई है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूं। So liabilities can be of two types. Liabilities can be of two types. Liabilities can be of two types, ठीक है। एक होता है हमारा कौन सा, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट
लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसको हम लोग लिख लेते हैं दोज लायबिलिटीज which are payable, those liabilities which are payable after a period of more than 1 year, from the end of accounting year, ठीक है। इसमें हम लोग अगर एग्जांपल लें तो क्या क्या हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, मॉर्टगेज लोन्स, ठीक है, मॉर्टगेज लोन्स, ठीक है, मॉर्टगेज लोन्स एटसेट्रा, ठीक है। तो वो लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर हमारे कौन सी आती है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। तो हमारी करंट लायबिलिटीज क्या होती है सर, अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, दोज लायबिलिटीज which are payable within a period of 1 year from the end of accounting period, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, हमारे बिजनेस के जो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स जो हमें जो उधार देते हैं, जो हमें क्रेडिट देते हैं, जनरली 2-3 महीने का देते हैं, तो उन्हें हमें 2-3 महीने के अंदर पे ऑफ कर देना होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे क्या होता है, बिल्स पेबल, ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे बिजनेस की करंट लायबिलिटीज हो जाती है, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज बेसिकली हमारी 2 तरीके की होती है, नॉन करंट और करंट। लायबिलिटीज क्या होते हैं, हमारे बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, बिजनेस के जो बर्डन जो हमें नियर फ्यूचर में सेटल ऑफ करने होते हैं, ठीक है। फिर लायबिलिटीज को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती है जिनका हमें पेमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर करना पड़ता है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और करंट लायबिलिटीज हमारी कौन सी होती है, जिनका पेमेंट हमें करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। चलो फिर सर इसके बाद हमें और क्या समझना है, नेक्स्ट होता है हमारा ड्राइंग्स। सर ये ड्राइंग्स क्या होती हैं, तो बच्चे जैसे कि हम लोगों ने अभी समझा था, ये हमारा जो बिजनेस का प्रोपराइटर है, ठीक है, वो कुछ बिजनेस में पैसे लगाता है, ठीक है, बिजनेस में पैसे लगाता है, बट टाइम टू टाइम क्या होता है, उसके अपने पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं, ठीक है, पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसके कुछ घर के खर्चे होते हैं, ठीक है, उसके कुछ घर के खर्चे होते हैं, कुछ होम एक्सपेंसेस होते हैं, वो उसको मीट आउट करने पड़ते हैं। अब वो बिजनेस में अपना पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस भी उसको इन रिटर्न कुछ दे, ठीक है। तो इन रिटर्न ऑफ कैपिटल बिजनेस उसको क्या करता है, प्रॉफिट देता है। इन रिटर्न ऑफ कैपिटल अपने ओनर को वो क्या देता है, प्रॉफिट देता है। बट टाइम टू टाइम जब तक प्रॉफिट्स हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। बट पूरे साल तक ऐसा थोड़ी ना कि वो अपने घर के खर्चे नहीं करेगा,
तो उसके घर के खर्चे मीट आउट करने के लिए, उसके घर के खर्चे मीट आउट करने के लिए जो वो बिजनेस से पैसा निकालता है, जो भी वो पैसा निकालता है बिजनेस से अपने घर के खर्चे मीट आउट करने के लिए, अपने पर्सनल मेजर के एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए जो भी वो करता है, ठीक है, जो भी पैसे वो निकालता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स। या फिर वो क्या कर सकता है, बिजनेस से या तो कैश निकाल ले, ठीक है, और गुड्स निकाल ले। तो गुड्स भी अगर वो निकालता है बिजनेस से अपने पर्सनल नेचर के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब पर्सनल नीड्स को मीट करने के लिए, पर्सनल नीड्स को मीट करने के लिए अगर वो गुड्स भी निकाल ले तो उसको भी हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तो सर गुड्स कैसे निकाल सकता है? फॉर एग्जाम्पल वो क्या करता है, हमारा क्या है, मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है, मोबाइल का बिजनेस है, जो हमारे प्रोपराइटर है मिस्टर एक्स, उनका बेटा है मिस्टर ए, ठीक है, उनके बेटा है जो मिस्टर ए है। मिस्टर ए को क्या था, मोबाइल की जरूरत थी, ठीक है, उनके बेटे को मोबाइल की जरूरत थी। तो मिस्टर एक्स ने क्या दिमाग लगाया कि हमारा जो बिजनेस है वो मोबाइल का है, तो इन्होंने क्या करा, अपने ऑफिस मतलब अपने शॉप से एक मोबाइल निकाला और मिस्टर ए को दे दिया। तो ये क्या हो गया, हमारे बिजनेस की ड्राइंग हो गई, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, पर्सनल नेचर का हमने क्या करा, विड्रॉल करा गुड्स का, पर्सनल नेचर के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए हमने क्या करा, गुड्स का विड्रॉल करा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो इट इज द amount withdrawn, it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or goods taken by the proprietor for पर्सनल यूज। ठीक है, इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, प्रोपराइटर जो अपने पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस करता है उसको क्या करता है, बिजनेस से जो भी प्रोपराइटर अपने पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस करता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स। तो हम लोग ड्राइंग्स सर ऐसा क्यों कि हम लोग अलग से ड्राइंग्स क्यों डिनोट करते हैं? अगर हमारे बिजनेस का कैपिटल कम हो रहा है, अगर हम लोग उसको बिजनेस की कैपिटल को कम करके दिखा दें, क्योंकि वो बिजनेस में पहले क्या लेकर आ रहा था, कैपिटल लेकर आ रहा था। अब क्या लेकर आ रहा है, अब क्या कर रहा है, वो पैसे लेकर जा रहा है। पहले वो जब वो पैसे लाता था हम लोग बोलते थे हम वो अपने बिजनेस में कैपिटल ला रहा है। अब वो पैसे लेकर जा रहा है तो हम लोग ये भी बोलना चाहिए कि वो अपने बिजनेस से कैपिटल लेकर जा रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, हम लोग ड्राइंग्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें ये पता चल सके उसने पूरा ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितनी ड्राइंग्स कर रखी है। ड्यूरिंग द ईयर टोटल निकालने के लिए हम लोगों ने ड्राइंग्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाता है कि हमें पता भी तो चले कि ड्यूरिंग द ईयर वो कितना पैसा विड्रॉ करके ले जा रहा है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट डिनोट करेगा कि ड्यूरिंग द ईयर वो कितना पैसा लेकर आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वो कितना पैसा बिजनेस में लेकर आ रहा है, और ड्राइंग्स हमारा क्या डिनोट करेगा, ड्यूरिंग द ईयर वो कितना पैसा घर लेकर जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली ड्राइंग्स जो है वो ईयर एंड में जाके कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाती है। जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो ईयर एंड में जाके अल्टीमेटली हमें कैपिटल में ही एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, हमें किसमें एडजस्ट करनी पड़ती है, कैपिटल में। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज मैं इसमें और थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर, जो हमारे एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो होता है इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखवाना के लिए सोच रहा था। तो एक्सपेंडिचर जो हमारे होते हैं, अगर हमने पे कर दिया, पेड और पेबल है। ठीक है, पेड और पेबल है, और जिसका बेनिफिट करंट ईयर में मिल जाता है। ठीक है, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में मिल जा रहा है, जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारा एक्सपेंस। ठीक है, हमारा क्या बोल देते हैं, एक्सपेंस। दूसरा हमारा क्या है, पेड और पेबल एक्सपेंडिचर, पेड और पेबल, और जिसका बेनिफिट है फ्यूचर में मिलेगा, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो उसको हम लोग बोल क्या देते हैं, एसेट्स। ठीक है, तो हमें बाइफरकेशन करना आना चाहिए अपने एक्सपेंस और एसेट्स के बीच में। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के बीच में हमें बाइफरकेशन करना आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर और आगे बढ़ते हैं, एक और नया टॉपिक पे हम लोग आते हैं, एक और टर्म को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स सर रिसिप्ट्स क्या होती है, चलो लिख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और
receivable, amount received or receivable for selling assets or goods, amount received or receivable for selling assets or goods, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसिप्ट्स। जो भी अमाउंट हमारा बिजनेस रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो भी अमाउंट हमारा बिजनेस रिसीव कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसिप्ट्स, ठीक है। हमारे बिजनेस में किसी भी तरह से पैसा आना इस हमारा रिसिप्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें लिख लें शॉर्ट में, पैसा आना इन द बिजनेस, किसी भी तरह से अगर हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है या फिर आने वाला है, हमारे बिजनेस में किसी भी तरह से पैसा आ रहा है या फिर आने वाला है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसिप्ट्स, ठीक है। तो रिसिप्ट्स भी जैसे कि हमारे एक्सपेंडिचर थे वैसे ही हमारी रिसिप्ट्स भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं। और दूसरा हमारे क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। चलो फिर, तो सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है वो भी हम लोग चलो समझ लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हम लोग क्या बोल लेते हैं इसको, रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मैं इसके एग्जांपल लूं तो क्या हो जाएगा हमारा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप। सर ये स्क्रैप क्या होती है बच्चे, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन से जो वेस्ट निकलता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोहा है, ठीक है, जैसे ये मेरा आयरन है, ये आयरन की शीट्स आती हैं, ठीक है। आयरन की शीट्स में से, ठीक है, आयरन की शीट्स में से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स टेक कोई राउंड चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जैसे ये चीज़ मैंने मैन्युफैक्चर करी, मैंने क्या करा, इतना पीस उस लोहे के टुकड़े से काट लिया, तो ये जो हमारा कोना बचा, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक वेस्ट है। तो इस वेस्ट को जो हम लोग सेल ऑफ करेंगे, तो इससे जो पैसा आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एटसेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। फिर हमारा क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, अमाउंट रिसीवेबल या अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेस which are not revenue in nature, ठीक है, which are not revenue in nature, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीन्स, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीन्स, सेल ऑफ बिल्डिंग, बैंक लोन रेज्ड, ठीक है, बैंक लोन रेज्ड। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के नहीं होते, रिकरिंग नेचर के नहीं होते। जब हम लोग कभी भी मशीन बेचते हैं तो हम लोग डेली मशीन थोड़ी ना बेचते हैं। कभी कभार क्या होता है, जब हमारी मशीन पुरानी हो जाती है या फिर जिसका यूज नहीं रह जाता, तभी तो हम उसको बेचते हैं। बिल्डिंग भी हम लोग क्या डेली थोड़ी ना ट्रेडिंग करते हैं। कभी कभी जब बिल्डिंग का जब हमें यूज नहीं रह जाता या फिर हमें कभी पैसे की जरूरत होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग को सेल ऑफ करते हैं। सिमिलरली जैसे हम लोग बैंक लोन रेस करते हैं, तो हमें जब पैसे की जरूरत पड़ती है तभी तो हम लोग बैंक लोन रेस करते हैं। तो हम लोग डेली बेसिस में थोड़ी ना बैंक लोन लेते रहते हैं, ठीक है। ना ही हमारा बिजनेस का नेचर है, ना हम लोन्स देने और लेने पे काम करते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, बिजनेस क्या है, मनी लेंडिंग का नहीं है।
तो हमारे लिए ये सब क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। तो चलो सर एक अच्छा सा एग्जांपल करा दो जिससे मेरे को और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो चलो अच्छा बच्चे, मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो ये हमारा एक क्या है, बिजनेस है, ठीक है। ये हमारा एक बिजनेस है, हमारा ये एक बिजनेस है, ठीक है। इसके मालिक है मिस्टर, चलो इस बार मिस्टर पी ले लेते हैं। मिस्टर पी हमारे इस बिजनेस के मालिक है, हमारे मिस्टर पी हैं जो इस बिजनेस के ओनर है। तो जो मिस्टर पी हैं इन्होंने क्या करा, इनका बिजनेस जो है वो किस चीज़ का है, बिजनेस इनका जो है वो मोबाइल का है, ठीक है। मोबाइल का बिजनेस है। सर आप हर बार मोबाइल ही क्यों लेते हो? बच्चे ये सब चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है क्योंकि हम लोग दिन भर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मोबाइल का एग्जाम्पल लेने से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। चलो, तो मेरे मिस्टर पी हैं, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे मोबाइल्स परचेज करे, ठीक है। बहुत सारे मोबाइल्स परचेज करे, इनका बिजनेस किसका था, मोबाइल्स का। इन्होंने मोबाइल्स परचेज करे तो इनके लिए क्या हो गया, मोबाइल्स क्या है, गुड हो गए, ठीक है। मोबाइल इनके लिए क्या हो गया, बिजनेस के गुड्स हो गए। तो हमने क्या करा, गुड्स परचेज करे, ठीक है, गुड्स परचेज करे। फिर हमने क्या करा, मिस्टर पी ने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है। बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज करी। तो लेट्स टेक जो गुड्स परचेज करें वो है कितने, 40,000 रुपीज़ के, ठीक है। और जो बिल्डिंग परचेज करी है वो परचेज करी है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। जो बिल्डिंग परचेज करी है वो कितने की है, 1 लाख रुपीज़ की। और जो गुड्स परचेज करें वो कितने के परचेज करें, 40,000 रुपीज़ के, ठीक है। गुड्स परचेज करें 40,000 के, बिल्डिंग परचेज करी 1 लाख की। फिर इन्होंने क्या करा, गुड्स को सेल ऑफ कर दिया, गुड्स की सेल कर दी, पूरे के पूरे गुड्स सेल कर दिए, ठीक है। पूरे के पूरे गुड्स सेल कर दिए और इन गुड्स को सेल करा इन्होंने 50,000 रुपीज़ में, ठीक है। 50,000 रुपीज़ में पूरे के पूरे गुड्स सेल कर दिए, ठीक है। और इन्होंने एक जो ये बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, जो ये बिल्डिंग खरीदी थी वो इन्होंने आगे चल के लेट्स टेक 6 मंथ्स बाद क्या करा, सेल कर दिया, ठीक है। इस बिल्डिंग को सेल कर दिया इन्होंने, क्या करा, सेल कर दिया। इनका बिजनेस किसका था, मोबाइल का ठीक है। तो मोबाइल में अगर जो ये ट्रेडिंग करते हैं, वो उनका क्या, रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। इनका मोबाइल की डीलिंग्स जो है वो क्या, इनकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की डीलिंग्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको बोलूं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमारे बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और बिल्डिंग हमारी क्या है, बिजनेस की बिल्डिंग हमारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली जब हम लोग बिल्डिंग को सेल करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग हमारा बेचने का काम नहीं है, ठीक है, हमारा बिल्डिंग क्या है, सेल ऑफ करने का काम नहीं है। हम लोगों ने एबनॉर्मली हमने क्या करा, बिल्डिंग सेल कर दिया, ठीक है। हमने बिल्डिंग क्या करी, सेल कर दी, हमें जरूरत नहीं लगी तो हमने क्या करा, इसको सेल ऑफ कर दिया। तो जो हमारी जो इससे रिसिप्ट आएंगी, लेट्स टेक 2 लाख रुपीस की सेल करी है, ठीक है, सेल कितने की करी है, 2 लाख रुपीस की करी है। तो ये जो ये रिसिप्ट आई हैं, जो बिजनेस में ये पैसा आया है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्योंकि ये रिकरिंग नेचर की नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बिल्डिंग सेल परचेज का काम नहीं है, इसलिए ये हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, ये हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। और जो ये हमारी रिसिप्ट्स जो रेगुलर नेचर की होती है, हम लोग परचेज और सेल्स रेगुलर करते रहते हैं, तो हमारी जो ये रिसिप्ट्स हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी क्या होती हैं, जो हम अर्न करते हैं, जो हम रिसीव करते हैं, जो या फिर हमें रिसीवेबल होती हैं, जो हम लोग रिसीव करते हैं या फिर जो हमें रिसीवेबल होती हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो हमारी क्या हो जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाती है, ठीक है। तो सर हमें ये भी समझ में आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया, और हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर और अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर बच्चे इसके आगे मैं एक और टॉपिक पर लेकर जाता हूँ, यही इसी एग्जाम्पल के थ्रू, अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच का डिफरेंस निकाल दें, अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच का डिफरेंस निकाल लें, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, अपने रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट से, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट से अगर हम लोग रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, हम लोग अपने रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट से रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, तो मेरा क्या आ जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो सर प्रॉफिट क्या हुआ वो बता दीजिए। तो चलो भाई प्रॉफिट के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं, प्रॉफिट के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस।
जो हमारे बिजनेस के रेवेन्यू से अगर हम लोग बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू बी मोर प्रिसाइज, और अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू पेमेंट्स या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट्स या फिर ऑब्लिक करके मैं लिख सकता हूँ क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारे क्या होता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स निकल के आ जाता है। इसी के नीचे एक नोट लिख लेते हैं, क्या है सर ये नोट क्या है ये भी बता दीजिए। तो फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, we do not consider capital receipts and capital expenditure। ठीक है, for calculating the profits of the business we do not consider capital receipts and capital एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, कंसिडर नहीं करते। सर ये भी हमें समझ में आ गया, बिजनेस में हमारा प्रॉफिट क्या होता है, हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब वो रिसिप्ट्स जो हमें इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही हैं, अगर मैं उसमें से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस कर दूं, मतलब वो पेमेंट्स, वो खर्चे जो हमारे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहे हैं, अगर इन दोनों चीजों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी चीज हमें समझ में आ गई। अच्छी बात है बच्चे, मैंने समझाया तो जरूर से समझ में आएगा ही। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। तो सर और आगे अब हमें कौन सा टर्म पढ़ना है बच्चे, अभी हम लोग थोड़े से और टर्म्स पे रुक जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो चलो हमने क्या कर रखा है, सेल ऑफ गुड्स कर रखी है 5 लाख रुपीज की। ठीक है, 5 लाख रुपीज की सेल ऑफ गुड्स कर रखी है। परचेज ऑफ गुड्स कितने की कर रखी है, परचेज ऑफ गुड्स जो मैंने कर रखी है वो कर रखी है 2,80,000 रुपीज की। ठीक है, 2,80,000 रुपीज की तक कर रखी है। और क्वेश्चन में लिख रखा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो चलो हम लोग क्विकली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 2,80,000, कितना हो जाएगा मेरा, 2,20,000 रुपीज का मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट आ गया, क्योंकि जो हमारी सेल है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जो हमारे परचेजेस हैं वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर, हमें क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ गया। तो चलो बच्चे एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 हमने क्या कर रखा है, जो कुछ कैश सेल्स कर रखी है। ठीक है, कैश सेल्स, तो कैश सेल्स कितनी होती है, कितनी कर रखी है, 3,80,000 रुपीज में। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है कि मैंने कैश सेल्स कर रखी है तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को ये अज्यूम करना है कि जो कैश सेल्स करी वो मैंने अपने गुड्स की करी है। ठीक है, मैं अपने एसेट्स को अगर बेचूंगा तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि मैंने अपने एसेट्स बेचे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ये दे रखा है कैश सेल्स तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हमने अपने गुड्स को बेच रखा है। ठीक है, गुड्स को बेच रखा है। चलो फिर कितनी कैश सेल्स कर रखी है, 3,80,000 रुपीज की। कुछ हमने क्रेडिट में सेल्स कर रखी है, क्रेडिट में सेल्स कितनी कर रखी है हमने, 2,20,000 रुपीज की। ठीक है, और जो मैंने परचेजेस कर रखी है वो कितनी कर रखी है, 4 लाख रुपीज की। ठीक है, परचेजेस कर रखी है 4 लाख रुपीज की। ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि कैलकुलेट प्रॉफिट निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्विकली इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट हमने पढ़ा था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा, मेरी जो कैश में सेल्स हुई है वो भी होगा, कैश में सेल्स प्लस क्रेडिट में सेल्स, मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल।
अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अमाउंट रिसीव्ड क्या हो गया मेरा कैश सेल्स, क्योंकि कैश मेरे को मिल चुका है। क्रेडिट सेल्स मैंने कर दिए बट मेरे को अभी तक पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो मेरा क्या है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो मेरे को दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो 3,80,000 प्लस 2,20,000, ये मेरी क्या आ गया रेवेन्यू निकल के आ गया। ये मेरे क्या हो गए रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गए। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 4 लाख रुपीस का, ठीक है। 4 लाख रुपीस का अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, 2 लाख रुपीस का मेरा क्या निकल के आया प्रॉफिट आया। सर हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलो बच्चे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने क्या कर रखा है कैश सेल्स कर रखी है 7 लाख रुपीस की, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कर रखी है, क्रेडिट सेल्स मेरी कितनी है 3 लाख रुपीस की, ठीक है। क्रेडिट सेल्स मेरी कितनी है 3 लाख रुपीस की। मैंने जो कैश परचेज कर रखे हैं, ठीक है, कैश परचेजेस, ठीक है, कैश परचेजेस। अगर परचेजेस के केस में भी कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं गुड्स का परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश परचेज जो मैंने कर रखा है वो कितना कर रखा है 1,30,000 रुपीज का। क्रेडिट में जो परचेज कर रखा है, क्रेडिट में जो परचेज कर रखा है वो कितना कर रखा है क्रेडिट में परचेज 1,20,000 रुपीज का। उसके बाद मैंने कुछ रेंट पे करा, रेंट पेड कितना 50,000 रुपीज, ठीक है। रेंट पेड मेरा जो कितना है 50,000 रुपीज का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है प्रॉफिट निकालना है। चलो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए हमारे बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, ठीक है। हमारे बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, तो हमने क्या निकाला टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कितना कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो कैश सेल्स मेरी है 7 लाख और क्रेडिट सेल्स है मेरी 3 लाख रुपीस की, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो गया 10 लाख रुपीस का। टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो गया 10 लाख रुपीस का। फिर मैंने क्या करा अपने टोटल एक्सपेंसेस निकाल लिया, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस अगर मैंने निकाले तो मैंने क्या देखा कि कैश परचेज कर रखा है और क्रेडिट में भी परचेज कर रखा है। तो कैश परचेज मैंने जो कर रखा है 1,30,000 रुपीज का, ठीक है। प्लस मैंने क्या करा क्रेडिट में परचेज करा है वो कितना है 1,20,000 रुपीज का। प्लस मैंने क्या देखा कि मैंने अपने बिजनेस का रेंट पे कर रखा है। हम जहां पे अपना बिजनेस चला रहे हैं वहां पे हमने क्या कर रखा है उस एरिया का रेंट पे कर रखा है। तो रेंट हमारा क्या होता है बिजनेस का एक्सपेंस होता है, क्योंकि उसका बेनिफिट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। रेंट हमारा क्या होता है बिजनेस का खर्चा होता है। रेंट हमने पे करा, रेंट हम लोगों ने पे करा, एक मंथ का रेंट पे करा। उस मंथ में हमने क्या करा उस बिजनेस की उस एरिया को यूज करा, ठीक है। उस एरिया को यूज करा, उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर मैं निकालूं तो मेरे कितने निकल के आएंगे 3 लाख रुपीस के मेरे टोटल एक्सपेंसेस निकल के आए, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस मेरे कितने निकल के आए 3 लाख रुपीस के। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू मेरा निकल के आ रहा था 10 लाख रुपीस का और टोटल एक्सपेंसेस मेरे कितने हैं 3 लाख रुपीस के। अगर मैं इन दोनों को डिडक्ट कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा प्रॉफिट 7 लाख रुपीस का, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7 लाख रुपीस का। सर हमें ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अच्छा बच्चे, अच्छा तो चलो सर कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल कराइए, आप बहुत इजी से एग्जाम्पल करा रहे हैं। तो अच्छा बच्चे चलो मैं थोड़ा सा और अच्छा सा एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा सा एग्जाम्पल करा देता हूँ। तो लेट्स टेक, मैंने क्या कर रखा है कैश सेल्स, ठीक है। मैंने क्या करा कैश सेल्स कर रखी है इस बार 8 लाख रुपीस की और मैंने कुछ क्रेडिट में सेल्स कर रखी है। क्रेडिट में सेल्स कर रखी है वो कितनी है 4 लाख रुपीस की, ठीक है। 4 लाख रुपीस की। तो मेरा अगर टोटल रेवेन्यू मैं देखूं तो कितना आ जाएगा 12 लाख रुपीस का। टोटल रेवेन्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा कितना आ जाएगा 12 लाख रुपीस का मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कुछ कैश परचेज करी। कैश परचेज जो मैंने करी वो कितने की करी 3 लाख रुपीस की। क्रेडिट में जो परचेज करा, क्रेडिट में जो परचेज करा वो करा मैंने 2,40,000 रुपीस का। रेंट पे करा कुछ, रेंट पेड
रेंट मैंने जो पे करा वो कितना पे करा, 1,50,000 रुपीज़ का, और मैंने कुछ सैलरी पे करी, ठीक है, कुछ सैलरी पे करी। जो सैलरी पे करी है वो मैंने कितनी पे करी, 50,000 रुपीज़ की, ठीक है, 50,000 रुपीज़ की मैंने क्या करी, सैलरी पे करी है। और मैंने क्या करा है, कुछ बिजनेस के लिए मशीन्स परचेज करी, ठीक है, परचेज ऑफ मशीन्स, ठीक है, परचेज ऑफ मशीन्स करी है। तो मेरे परचेज ऑफ मशीन्स जो मैंने करी है, परचेज ऑफ मशीन्स जो मैंने करी वो कितने की करी है, 20 लाख रुपीज़ की करी, 20 लाख रुपीज़ की मैंने क्या करा, परचेज ऑफ मशीन्स करी है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि आप प्लीज़ प्रॉफिट निकाल के दिखा दीजिए, कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को निकाल के दिखा दीजिए। तो मैंने कहा चलो भैया ये भी करके देख लेता। तो भाई मैंने क्या करा, इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करा, मैंने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल रेवेन्यू हमने निकाल लिया था कितना, 12 लाख रुपीज़ का, ठीक है, टोटल रेवेन्यू मैंने निकाल लिया था, 12 लाख रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है, 12 लाख रुपीज़ का। फिर मैंने क्या देखा कि मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस के लिए, टोटल एक्सपेंसेस के लिए मैंने क्या करा, अपनी कैश परचेज को लिखा, कैश परचेज मेरी कितनी आ रही है, 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है, प्लस इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, कुछ क्रेडिट परचेज करी थी, क्रेडिट परचेज जो करी है 2,40,000 रुपीज़ की, ठीक है। फिर मैंने अपने बिजनेस का रेंट पे करा, तो वो भी मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, क्योंकि इसका बेनिफिट मैं ले चुका हूँ। सैलरी मैंने जो पे करी वो भी मेरा क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि मैं इसका भी बेनिफिट ले चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस निकल के आए, टोटल एक्सपेंसेस निकल के आए वो कितने निकल के आएंगे, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये निकल के आएंगे 7,40,000 रुपीज़ के, ठीक है, 7,40,000 रुपीज़ के। तो सर ये परचेज ऑफ मशीन क्यों दे रखा हुआ है, परचेज ऑफ मशीन बच्चे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। परचेज ऑफ मशीन मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि परचेज ऑफ मशीन हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारा क्या, परचेज ऑफ मशीन। तो परचेज ऑफ मशीन को हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीन से हमने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो सर हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमने कितना निकाला था, 12 लाख रुपीज़ का, माइनस टोटल एक्सपेंसेस 7,40,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो मेरा प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया वो कितना हो गया, 4,60,000 रुपीज़ का मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है, 4,60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। सर हमें ये चीज़ भी समझ में आ गई, ठीक है, तो अच्छी बात है बच्चे। चलो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कौन सा टर्म समझना है उसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसका नाम क्या है, लॉस। अभी तक हमने ये समझा था कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, तो सर ये लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस माइनस रिसिप्ट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस रिसिप्ट्स, ठीक है। लॉस मेरा कब होगा, जब मेरे एक्सपेंसेस मेरे ज़्यादा हैं रिसिप्ट से, ठीक है, व्हेन माय एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन माय रिसिप्ट्स, तब मेरा क्या निकल के आ जाएगा, लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये एक्सपेंसेस जो होंगे, जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो कौन से होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। सिमिलरली जो हमारी रिसिप्ट्स होंगी वो कौन सी हो जाएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, जो हमारी रिसिप्ट्स होंगी वो कौन सी होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अगर लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे एक्सपेंसेस रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे, जब हमारे एक्सपेंसेस रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, लॉस निकल के आएगा। जब हमारे रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे किससे ज़्यादा होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होंगे, तब हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। तो चलो क्विकली हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल में एक्सपेंस मैंने लिखा, एक्सपेंस है मेरा 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और जो मेरी रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, रिसिप्ट्स मेरी हैं 1,50,000 रुपीज़ की, ठीक है, रिसिप्ट्स कितनी है, 1,50,000 रुपीज़ की है। और क्वेश्चन में हमें लिख दिया है कैलकुलेट लॉस। अगर हम लोग लॉस निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस रिसिप्ट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस रिसिप्ट। तो एक्सपेंसेस है 2 लाख रुपीज़ के और रिसिप्ट्स है मेरे 1,50,000 के। तो मेरा लॉस कितना निकल के आया, 50,000 रुपीज़ का मेरा क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया। 50,000 रुपीज़ का मेरा क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया, ठीक है। लॉस को अगर हम लोग और क्लियर टर्म्स में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, हमारा जो नेगेटिव में प्रॉफिट आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस पे बोल सकते हैं।
ठीक है। जैसे नेगेटिव में प्रॉफिट सर कैसे आएगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो 1,50,000 में से मैं कितना माइनस कर दूं, 2 लाख रुपीस, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो प्रॉफिट जब नेगेटिव में आता है तो हम लोग उसको क्या डिनोट करते हैं, वो हमारे बिजनेस का लॉस है। ठीक है, वो हमारे बिजनेस का लॉस है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अच्छा एक एग्जांपल और अच्छा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो लॉस का नहीं है, वो एक दूसरा टाइप का एग्जांपल है जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड एक मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो सर बता दीजिए क्या एग्जाम्पल है। क्लासीफाई whether following, classify whether following are revenue oblique capital, receipt oblique expenditure। ठीक है, क्लासीफाई वेदर द फॉलोइंग आर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो चलो फिर मेरे साथ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा क्या, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। फिर मैंने लिखा क्या, रेंट पेड, रेंट पेड। फिर मैंने क्या लिखा, सैलरी पेड, सैलरी पेड। फिर मैंने लिखा क्या, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। फिर मैंने लिखा परचेज ऑफ मशीन्स। ठीक है, परचेज ऑफ मशीन्स। फिर मैंने लिखा परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। फिर मैंने लिखा परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फिर मैंने लिखा सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग। फिर मैंने लिखा लोन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फिर मैंने लिखा सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप। फिर मैंने लिखा कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। फिर मैंने लिखा फीस रिसीव्ड। ठीक है, फीस रिसीव्ड। सर आपने तो इतना सारा लिखा दिया। तो हाँ बच्चे, हाँ हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें इसको जानना है कि ये सब हमारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स जो हम लोग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो जब सेल करते हैं तो हमें कुछ पैसा रिसीव होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, डबल आर के नाम से मैं डिनोट कर देता हूँ, इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट। रेंट पे करा, ठीक है, रेंट भी जो हम पे करते हैं वो हम लोग कब करते हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर मैं सैलरी जो पे करता हूँ, जो अपने एम्प्लॉयज को हायर करता हूँ, तो मेरे को उसको क्या करनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है। तो जो ये भी हमारा क्या होता है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ गुड्स भी हमारे क्या होते हैं, वो बिजनेस के रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीन्स, परचेज ऑफ मशीन्स कभी भी हम लोग रेगुलरली नहीं करते, ये हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो कभी कभी होता है। ठीक है, कभी कभी होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर मेरा क्या होता है, परचेस ऑफ बिल्डिंग। परचेस ऑफ बिल्डिंग भी हम लोग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये ट्रांजैक्शन होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो बच्चे मैंने बताया था, चाहे हम लोग
एसेट्स को या फर्नीचर को या एसेट्स को हम लोग अपने जब क्रेडिट में भी परचेस करें या कैश में भी परचेस करें, चाहे हम कैश में परचेस करें चाहे हम क्रेडिट में परचेस करें, ठीक है, हमारा क्या बिजनेस नहीं है फर्नीचर का, हमारा बिजनेस नहीं है फर्नीचर का, और ये हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली हमारा बिजनेस नहीं है मशीन को सेल करने का, हमारा बिजनेस नहीं है मशीन को सेल करने का, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। सेल ऑफ बिल्डिंग का भी हमें सेल करने का कोई हमारा रेगुलर नेचर का बिजनेस नहीं है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी कैपिटल रिसिप्ट। बैंक से जो हम लोग लोन लेते हैं, बैंक से जो हम लोग लोन लेते हैं वो जनरली हम लोग रेगुलरली नहीं लेते, ठीक है, कभी कभी लेते हैं जब हमारी बिजनेस की नीड्स अराइज होती हैं, जब हमें पैसे की जरूरत होती है तभी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है रिकरिंग नेचर का नहीं है, ये भी जनरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट। फिर जो सेल ऑफ स्क्रैप है, सेल ऑफ स्क्रैप क्या होती है, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन से क्या होता है जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम लोग स्क्रैप बोल देते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन से वेस्ट निकलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्क्रैप बोल देते हैं। तो जो स्क्रैप की सेल होती है वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, क्योंकि प्रोडक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोडक्शन होता रहता है फिर स्क्रैप निकलता रहता है और स्क्रैप की सेल होती रहती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन जो हम रिसीव करते हैं वो भी हमारा क्या होता है रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी चीज को सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल करके अगर हमें कमीशन मिलता है, ठीक है, हम अगर किसी और के बिहाफ में सेल कर रहे हैं, किसी और के बिहाफ में सेल कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है कमीशन मिलता है, जो हमारे बिजनेस का डे टू डे बिजनेस का काम होता है, ठीक है, हम लोगों का काम ही क्या होता है सेल करना और कमीशन रिसीव करना, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के बीच कुछ किसी और के बिहाफ में सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है कुछ कमीशन मिलता है, कमीशन भी हमारा क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि मैं सीए हूँ, ठीक है, मैं सीए हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो मेरे को फीस रिसीव्ड होगी वो मेरी क्या हो जाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में अब आ चुका होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है हमारी, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट क्या होता है, तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा। व्हेन customers are allowed concession or rebate, when customers are allowed concession or rebate in the prices of goods or services, in the prices of goods or services, or from amount payable, or from amount payable, or from amount payable, it is called discount. When customers are allowed concession oblique rebate in the prices of goods or services or from amount payable, it is called discount, ठीक है, डिस्काउंट। तो बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है, जब हम लोग कस्टमर को कोई तरीके का डिस्काउंट कंसेशन अलाउ करते हैं, किसी तरीके का कंसेशन अलाउ करते हैं। लेट्स टेक मेरे पास मेरी शॉप में एक कस्टमर आया, ठीक है, उसने कहा कि मेरे को कोई गुड्स एक परचेस करना है, लेट्स टेक ये एक्स नाम का गुड्स इन्होंने परचेस करा, जिसकी प्राइस कितनी थी 700 रुपीज की प्राइस थी, बट मैंने उसके कस्टमर के रिक्वेस्ट में मैंने उसको 650 में दे दिया, मैंने उसको क्या करा गुड्स को 650 में दे दिया। तो जो ये 50 रुपीज का जो मैंने कंसेशन अलाउड किया, रिबेट अलाउड किया, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ डिस्काउंट बोल देता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जब हम लोग गुड्स किसी थोड़ा सा सस्ते में खरीदते हैं तो जनरली लिखा नहीं होता है शॉप्स में इतने % डिस्काउंट, इतना % डिस्काउंट, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा डिस्काउंट होता है। तो बेसिकली डिस्काउंट जो हमारे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वो हम लोग समझते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। जो हमारे डिस्काउंट होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। जो पहला डिस्काउंट हमारा होता है वो क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट,
जो हमारा पहला डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, और जो हमारा दूसरा डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो बच्चे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। सो इट इज कंसेशन ऑब्लिक रिबेट, concession oblique rebate allowed by the seller on the basis of either quantity or वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, और वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स आर रिकॉर्डेड in accounts as net sales price। Sales are recorded in accounts as net sales price। ठीक है, that is goods sales price minus trade discount good sales price minus trade discount। Similarly purchases are recorded as net purchase price। ये क्या होता है सर, नेट परचेज प्राइस? अगर हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, डेट इज ग्रॉस परचेज प्राइस माइनस क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ग्रॉस परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इन अदर वर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड in books of accounts at all। ठीक है, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल। सर आपने इतना लंबा चौड़ा कुछ लिखा दिया, बट हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया आपने ये क्या लिखा है। अभी बच्चे मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और तो चलो पहले हम लोग कैश डिस्काउंट के बारे में लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एग्जांपल लेके दोनों को समझ लेंगे। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। इट इज कंसेशन ऑब्लिक रिबेट allowed to customers for making timely payments or early payments। ठीक है, इट इज कंसेशन ऑब्लिक रिबेट अलाउड टू कस्टमर्स फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट्स और अर्ली पेमेंट्स। ठीक है सर, आपने ये लिखवा तो दिया इतना सारा, प्लीज सर मेरे को समझा भी दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। चलो बच्चे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों ही डिस्काउंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और हमारा कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स टेक, ये हमारे मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स है, और ये हमारे मिस्टर वाई है। ठीक है, एक हमारे मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। ठीक है, एक्स क्या करने गए, एक्स वाई के पास गए, एक्स वाई के पास गए, और इन्होंने कहा कि मेरे को गुड्स परचेज करना है। ठीक है, गुड्स परचेज करना है। ठीक है, गुड्स परचेज करना है।
तो वाई ने कहा कि बताइए आपको क्या परचेस करना है, ठीक है। तो एक्स की क्या थी, एक्स की टेलीविजन की शॉप थी, ठीक है, टेलीविजन की शॉप थी, टेलीविजन की शॉप थी। तो इन्होंने क्या करा, वाई के यहाँ से, वाई की दुकान से, वाई की शॉप से एक टेलीविजन, बड़ा सा, बड़ा वाला टेलीविजन जो प्लाज्मा वाला होता है, बड़ा वाला, वो परचेस करा, ठीक है, वो परचेस करा। जिसका प्राइस क्या था, जिसका प्राइस था जिसका प्राइस था कितना, लेट्स टेक 1 लाख रुपीस, ठीक है, 1 लाख रुपीस इसका प्राइस था। पर जब एक्स ने कहा वाई से कि 1 लाख का प्राइस ये बहुत ज्यादा है, 1 लाख का जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा है, तो वाई ने कहा ठीक है, वाई ने क्या कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, आप अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं 2 टीवी ले लूंगा, ठीक है, मैंने कहा कि मैं 2 टीवी ले लूंगा। तो वाई ने क्या कहा कि जब आप 2 टीवी ले लेंगे तो हम आपको दोनों टीवी का जो प्राइस है वो 90,000 ईच लगा देंगे, ठीक है, 90,000 ईच लगा देंगे, मतलब 1,80,000 रुपीज लगा देंगे, ठीक है, 1,80,000 रुपीज लगा देंगे। तो जो ये 10,000 का डिस्काउंट मिला, 10,000 पर टीवी का डिस्काउंट मिला, वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। जो हम लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस फिक्स कर रहे हैं, प्राइस फिक्स कर रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपए का जो बेच रहा है भाई जो 1 लाख रुपए का बेच रहा है, तो एक्स उसमें आर्ग्यू कर रहा है। दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, दोनों के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, भावताल कर रहे हैं, भावताल कर रहे हैं, मतलब प्राइसेस के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। जो इस नेगोशिएशन के बाद जो प्राइस फाइनल होता है, जो नेगोशिएशन के बाद जो प्राइस फाइनल होता है, वही मेरा एक्चुअल परचेज प्राइस होता है, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी लिखा था कि नेट परचेज प्राइस, वो हमारा क्या होता है, ये वाला जो प्राइस नेगोशिएशन के बाद फाइनल होता है। और जो हमारा डिस्काउंट होता है, जो हमने सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोल देते हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बोल देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और ये जो एक्स है, ये गुड्स लेके अपने पास चले गए, 1,80,000 रुपीज के गुड्स ये अपने पास लेकर चले गए, ठीक है। और ये जो गुड्स थे, इसमें मैं और एड ऑन कर देता हूँ, जो ये गुड्स थे 1 मंथ क्रेडिट पे सेल कर रहे थे, 1 मंथ का क्रेडिट दे रखा था, मतलब आज गुड्स ले जाओ और पैसा 1 महीने बाद देना, ठीक है, पैसा 1 महीने बाद देना। बट क्या हुआ कि वाई को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, वाई को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, और वाई ने ये डिक्लेयर करा जो भी मेरे को पेमेंट विद इन अ वीक कर देगा, मतलब विद इन 7 डेज कर देगा, विद इन 7 डेज कर देगा, ठीक है, जो भी मेरे को पेमेंट विद इन 7 डेज कर देगा, उसको हम लोग क्या दे देंगे, 5% का डिस्काउंट और दे देंगे, ठीक है, उसको हम लोग 5% का डिस्काउंट और दे देंगे। तो जो एक्स के पास पैसे पड़े हुए थे, ठीक है, एक्स ने देखा कि ये 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका हम लोग बेनिफिट उठा लेते हैं, ठीक है, इस 5% के डिस्काउंट का बेनिफिट उठा लेते हैं। एक्स ने क्या करा, एक्स ने इनको विद इन अ वीक पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट डन। तो जो पेमेंट करा होगा इन्होंने 1,85,000 से 5% माइनस करके करा होगा, नेट पेमेंट कितना करा होगा, 1,71,000 रुपीज का, ठीक है, 1,71,000 रुपीज का। जो 5% का डिस्काउंट मिला है, 5% का डिस्काउंट मिला है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो हम लोग क्यों देते हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोल देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको क्यों नहीं रिकॉर्ड करता, बच्चे बात को समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स कितने पे परचेस करके ला रहे हैं, 1,80,000 रुपीज में हमने क्या करा, गुड्स को परचेस करा है, हम लोगों ने गुड्स को कितने पे परचेस करा, 1,80,000 रुपीज में। कभी भी जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, जैसे कि मैं मार्केट में गया और मैंने क्या करा, मोबाइल परचेस करा, फिर से सर आप मोबाइल में आ गए। तो बच्चे आप लोग मोबाइल में सुबह से शाम एंगेज रहते हो, तो मोबाइल का एग्जांपल मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि मोबाइल मार्केट से परचेस करा, जो मोबाइल की जो रेट था, मोबाइल का जो रेट था वो था 11,000 रुपीज का, ठीक है, 11,000 रुपीज का जो मोबाइल था, वो मोबाइल कितने का था, 11,000 रुपीज का था, ठीक है। आपने क्या बोला कि मैं आपसे 2 मोबाइल खरीद लूंगा, आप रेट सही बता दो। तो शॉपकीपर ने क्या करा, एक मोबाइल पर मोबाइल का रेट 10,500 रुपीज कर दिया, ठीक है, 10,500 कर दिया। ऐसे ही आप लोग मार्केट में सेल देखते होगे, मार्केट में जो सेल देखते होगे, कभी देखा होगा, एक क्वांटिटी परचेज करोगे तो 100 रुपए की है, और 2 ले लोगे
2 क्वांटिटी ले लोगे तो हम लोग आपको 150 रुपए में दे देंगे, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंट हम लोग सेल इंक्रीज करने के लिए देते हैं, जो भी डिस्काउंट हम लोग सेल इंक्रीज करने के लिए देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। बट सर हम लोग इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं, 200 पे क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? बच्चे जब समझो हम लोग किसी चीज को 150 पे खरीद के लाएं तो मैं 200 रुपए पे कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने 150 रुपए में 2 टी शर्ट्स खरीदी है, ठीक है, आप मार्केट से टी शर्ट्स खरीद के 150 रुपए की 150 रुपीज की 2 टी शर्ट्स घर लाते हो, तो घर वाले अगर आपसे पूछे कि आपने कितने में परचेज करा, तो आप क्या बोलोगे? 150 में तो परचेज करा। अब ये जरूर बोलोगे कि वो पहले मेरे से 200 रुपीज मांग रहा था, 200 रुपए मांग रहा था, 200 रुपीज मांग रहा था, बट अल्टीमेटली हम लोग सेटल कितने में हो गए? 150 पे। तो हम लोगों ने एक्चुअली में तो 150 का परचेज करा है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग नेट परचेज पे रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारा जो 50 रुपए का डिस्काउंट है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर ही नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं, तो जब भी कभी आप लोग अगर सब्जी खरीदते होंगे, ठीक है, कभी भी आप लोगों ने अगर सब्जी खरीदी होगी, जो सब्जी वाला होता है वो ऐसे ठेला लेके खड़ा रहता है, ठीक है, ठेला लेके ऐसे खड़ा रहता है और यहाँ पे खूब सारी सब्जियां रखी होती है, ठीक है। तो मैं जैसे ये सब्जी वाले के पास गया, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं सब्जी वाले के पास गया और मैंने सब्जी वाले से बोला कि भैया मेरे को 1 किलो आलू दे देना, आलू। तो मेरे को 1 किलो आलू चाहिए, तो क्या रेट है, ठीक है, क्या रेट है आलू का? तो उन्होंने बताया आलू का जो रेट है वो 15 रुपीज पर केजी है, ठीक है, 15 रुपीज पर केजी है। तो मैंने कहा कि भैया मैं 5 किलो आलू ले लूंगा, 5 केजी आलू खरीद लूंगा, 5 केजी पोटैटो खरीद लूंगा, तो सही सही रेट बताओ आप कितने में दे दोगे? तो कहा अच्छा ठीक है भैया, मैं आपको 5 केजी अगर आलू लोगे तो मैं आपको 12 रुपीज पर केजी पे लगा दूंगा, ठीक है। तो वो डिस्काउंट जो हम लोग सेल्स को इंक्रीज करने के लिए देते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है? कैश डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं? टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है, टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, जिससे जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट मिल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या होगा? जल्दी से जल्दी हमें पेमेंट मिल जाता है, तो हम लोग क्या क्यों देते हैं कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट हम लोग इसलिए देते हैं जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाए। अब जो मैं परचेज करके गया हूं 1,80,000 रुपीज की, ठीक है, वो तो ऑलरेडी मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर कर चुका हूं, और जो मैं पेमेंट करूंगा वो कितने का करूंगा? 1,71,000 रुपीज का। तो 9,000 का कुछ ना कुछ तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें कुछ ना कुछ तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं अपने बुक्स में डिस्काउंट, ठीक है। और इस डिस्काउंट को हम लोग क्या दे देते हैं? नाम कैश डिस्काउंट, ठीक है। इस डिस्काउंट को हम लोग क्या दे देते हैं? नाम कैश डिस्काउंट, ठीक है, कैश डिस्काउंट हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और क्यों देते हैं? टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों को क्या लिखना है? डिफरेंसेस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में डिफरेंसेस लिखने, ठीक है। कोशिश करना है कम से कम एटलीस्ट 3 डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है, 3 डिफरेंस लिखने हैं आपको, ठीक है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये आपका क्या है? होमवर्क है कि आप लोगों को कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में 3 डिफरेंसेस लिखना है, ठीक है। हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया कि आप लोग आराम से 3 डिफरेंसेस तो निकाल ही लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो फिर तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में आप लोग लिख लीजिएगा। फिर चलो हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो एक जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उसका नाम क्या है? एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? चलो भाई एंटिटी क्या होती है? जैसे कि मैंने क्या करा, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस को ही हम लोग एक एंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंटरप्राइज भी बोल देते हैं, फर्म भी बोल देते हैं। एंटिटी क्या होती है? हमारे बिजनेस एंटिटी क्या होती है? जो हमारा बिजनेस होता है वही हमारी एंटिटी होती है, ठीक है। जिस रूप में हम उसको क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है? बिजनेस की एंटिटी हो जाती है। मतलब सर एंटिटी कभी भी हो सकता है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है एज अ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है एज अ कंपनी हो, ठीक है। हमारी जो एंटिटी होती है बिजनेस की, जो हमारी बिजनेस की रिकॉग्निशन होती है, वो या तो एज एन सोल प्रोप्राइटर होती है, या पार्टनरशिप फर्म होती है, या फिर कंपनी की तरह होती है। और भी बहुत से तरीके से कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी एंड ऑल रजिस्टर कर सकते हैं, वो अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो चलो एंटिटी के बारे में लिख लेते हैं।
it means an economic unit it means an economic unit which performs economic activity का मतलब परचेज एंड सेल्स, ठीक है, विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मतलब पैसे से जुड़ी हुई जो कुछ कारोबार करते हैं, पैसों से जुड़े हुए जो कारोबार करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो सर रिलायंस भी क्या है, एक एंटिटी है। अगर मैं टाटा का नाम ले लूँ तो टाटा भी क्या है, एक एंटिटी है। अगर मैं विप्रो का नाम ले लूँ तो वो भी एक एंटिटी है। अगर मैं सैमसंग का नाम ले लूँ तो वो भी क्या है, एक एंटिटी है। सर अल्टीमेटली आप कहाँ पे आ जाते हैं, मोबाइल्स पे आ ही जाते हो, सैमसंग पे आ ही जाओ, ठीक है। बच्चे वही मैंने फिर से बोला, मोबाइल आप लोग दिन भर यूज़ करते हैं, आप लोग ये वीडियो भी मोबाइल पे ही देख रहे हैं, ठीक है। चलो फिर इट मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म it may be sole proprietorship firm, partnership firm, it may be sole proprietorship firm, partnership firm, company, etc. ठीक है, it can be sole proprietorship firm, partnership firm, entity, etc. ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एंटिटी के बारे में भी जान लिया। तो सर और आगे बढ़ते हैं सर हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और बताइए। तो चलो बच्चे, एक चीज़ मैं और अच्छा सा कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ, एक अच्छा सा और कॉन्सेप्ट पकड़ता हूँ जिसका नाम क्या है, डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो चलो डेप्रीसिएशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सर डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन बच्चे हमारा क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, due to wear and tear, obsolescence, etc. ठीक है। जो हमारे एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होती है, जो हमारे एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज आता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेप्रीसिएशन। सर इसको और अच्छे से समझाइए। चलो अच्छा बच्चे, हम लोग समझाते हैं। तो जैसे कि हमने क्या करा, एक मशीन परचेज करी, ठीक है, एक मशीन परचेज करी, और ये मशीन जो थी वो ऐसी कुछ मशीन थी, ठीक है, मैंने इसको परचेज करा, ठीक है। जब मैंने इस मशीन को परचेज करा, इस मशीन की वैल्यू थी 50,000 रुपीज़ की, ठीक है, 50,000 रुपीज़ की वैल्यू थी इस मशीन की। और मैंने ये मान के चला कि जो इस मशीन की लाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स है, मतलब 10 ईयर्स बाद ये मशीन बेकार हो जाएगी, 10 ईयर्स बाद ये मशीन बेकार हो जाएगी। और जब मैं ये मशीन को बेचने चलूंगा तो शायद ही इसकी वैल्यू 2,000 रुपये मिलेगी, ठीक है। 2,000 रुपये जब मैं इसको बेचूंगा 10 साल बाद, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, स्क्रैप वैल्यू जो हम लोग बोलते हैं, वो कितनी निकल के आएगी, 2,000 रुपये निकल के आएगी। तो बच्चे समझना, जब कोई चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जैसे जैसे वो चीज़ पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जब कोई चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं और वो चीज़ पुरानी होती जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अल्टीमेटली डिक्रीज होती है। तो जो वो डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज हो रही है हमारे वैल्यू ऑफ एसेट्स में, जो हमारे एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेप्रीसिएशन। तो सर डेप्रीसिएशन इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जो हमारी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, उसमें से अगर हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें तो मेरा डेप्रीसिएशन निकल आएगा। तो पर ईयर मेरा कितना डेप्रीसिएशन है, 4800 रुपीज़ का, ठीक है, 4800 रुपीज़ का। तो इसको सर क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि 4800 रुपीज़ का बेनिफिट, 4800 रुपीज़ का बेनिफिट मैंने करंट ईयर में ले लिया। एसेट्स की जो टोटल वैल्यू थी उसमें से 4800 का बेनिफिट मैंने करंट ईयर में ले लिया। तो जो बेनिफिट मैं करंट ईयर में ले लेता हूं वो मेरा क्या हो जाता है, बिजनेस का एक्सपेंस हो जाता है। अगर ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है तो मेरे को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालने के लिए इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, मेरा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस में अगर मैं और क्लैरिफाई कर दूं तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। सर ये नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? बच्चे हम इस एक्सपेंस के लिए कोई पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं। 4800 रुपीज़ तो बस मैंने एक्सपेंस निकाल दिया क्योंकि मैं इतना बेनिफिट डिराइव कर रहा हूँ अपने मशीन से, बट इसके लिए मैं एक्चुअली में कुछ कैश थोड़ी ना पे कर रहा हूँ। कैश जब मैंने एसेट परचेस किया था तब पे किया था, अभी के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए मैं कोई कैश थोड़ी ना पे कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखवा दूँ, आपको फॉर्मूला लिखवा दूँ, तो वैल्यू ऑफ एसेट या फिर ओरिजिनल प्राइस बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट और ओरिजिनल प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसको अगर डिवाइड कर दें हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ उसको, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कार परचेस करते हैं। ठीक है कार परचेस करते हैं, तो कार जब हम लोग परचेस करते हैं तो लेट्स से कार की जो हम परचेस करके लाए उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, कार की जो वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ की, जो हम ऐसी एक कार परचेस करके लाए हैं। ठीक है, कार जो हम लोग परचेस करके लाए उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज़। उसको मैंने 1 साल यूज़ किया, 1 ईयर यूज़ किया, तो ऑटोमेटिकली कार की वैल्यू डिक्लाइन करती है। तो जो कार की वैल्यू डिक्लाइन करके मैंने मार्केट में पता किया, तो अब मैं अगर इस कार को सेल करता हूँ, तो मेरे को पता चला मैं इस कार को सिर्फ 3 लाख रुपए में ही सेल कर सकता हूँ। अगर 1 साल में बाद में अगर अपनी कार को सेल करता हूँ तो मेरे को पता चला इसकी वैल्यू सिर्फ 3 लाख रुपीज़ ही है। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट प्राइस में इसको डेप्रिशिएट नहीं करते हैं कभी भी। अगर सेल कर देंगे 3 लाख में, वो तो अलग चीज़ होगी कि 3 लाख में सेल करा। ठीक है, 5 लाख पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे 1 साल का, और जो वैल्यू आएगी वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, जो मेरी वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट हो जाएगा। हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल प्राइस पे निकालते हैं, हमेशा जो डेप्रिसिएशन होता है ओरिजिनल प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, वो हम लोग जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने क्या करा, 1 साल डेप्रिसिएशन लगाया होगा, डेप्रिशिएट करने के बाद जो हमारी वैल्यू रह गई होगी, लेट्स टेक मेरा 1 साल का डेप्रिसिएशन जो आया वो आया 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, 50,000 रुपीज़ का, तो मेरी जो कार की वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर वो कितनी हो जाएगी, 4,50,000 रुपीज़। 4,50,000 रुपीज़ की चीज़ को अगर मैं 3 लाख रुपीज़ में बेचता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़ का। ठीक है, अगर इस लॉस को मैं देखूँ तो ये मेरा क्या है, कैपिटल लॉस बोलते हैं हम लोग इसको, कैपिटल लॉस। ठीक है, कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल लॉस। अभी हम लोगों ने कैपिटल लॉस डिस्कस नहीं करा है, जब हम लोग इसके चैप्टर में पहुंचेंगे तब कर लेंगे। तो अभी के लिए मैंने कैपिटल लॉस पढ़ा दिया, चाहे तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, अभी के लिए ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल भी यूज़ करते हैं, तो मोबाइल जैसे आज मैं परचेस करके लाया, आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या होता है, डिक्रीज जो होता है वैल्यू में, उसको हम लोग बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन। सर हमें ये भी समझ में आ गया डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है बच्चे, अच्छी बात है। तो चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आज के लिए डिस्कस और करते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, राम commenced business and invested rupees 20 lakh into the business, and invested rupees 20 lakh into the business. He purchased goods for rupees 8 lakh on cash and rupees 3 lakh on credit. ठीक है, and rupees 3 lakh on credit. He sold goods for rupees 18 lakh on cash basis
एंड रुपीस 7 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, एंड फॉर रुपीस 7 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस. He also purchased machines. For rupees 3 lakh and buildings for rupees 2 lakh, ठीक है, and buildings for rupees 2 lakh. During the year Ram again invested rupees 5 lakh into the business. He also withdrew rupees 5,000 per month from the business for personal use, ठीक है, for personal use. You are required to calculate क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो आप लोग क्विकली नोट कर लीजिए, 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके. You are required to calculate capital of the firm, ठीक है. दूसरा में क्या निकालना होगा, टोटल परचेजेस, और हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स निकालना है. टोटल फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड, ठीक है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड. और मेरा लास्ट क्या हो जाएगा, मेरे को निकालना है ड्राइंग्स. मेरे को इतनी चीजें इस क्वेश्चन से निकालनी है, ये 5 चीजें मेरे को इस क्वेश्चन से निकालनी है, ठीक है. तो कैपिटल अगर मैं देखूं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब किया था वो कितना किया था, 20 लाख रुपीस का किया था. अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, 20 लाख रुपीस का मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. तो राम कमेंस्ड बिजनेस एंड इन्वेस्टेड रुपीस 20 लाख इनटू द बिजनेस. He purchased goods for rupees 8 lakh on cash and 3 lakhs on credit. तो टोटल परचेजेस अगर मैं देखूं तो 8 लाख प्लस 3 लाख 11 लाख रुपीस की. He sold goods for 18 lakh on cash and 7 lakh on credit. अगर मैं टोटल सेल्स देखूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 लाख का. He also purchased machines for rupees 3 lakh and buildings for rupees 2 lakh, ठीक है. He also purchased machines for 3 lakh and buildings for 2 lakh. तो हमें ये भी पता चल जाएगा टोटल एसेट्स अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ड्यूरिंग द ईयर राम अगेन इन्वेस्टेड 5 लाख इनटू द बिजनेस. ही विड्रू 5,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. ये मेरी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई. तो अगर मैं टोटल कैपिटल देखूं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म देखूं तो 20 लाख रुपीस इनिशियली इन्वेस्ट किया था प्लस 5 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल लेकर है. तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया, 25 लाख रुपीस. टोटल परचेजेस में देखूं तो कैश में परचेज जो हो रहा है वो 8 लाख रुपीस का, और क्रेडिट में जो परचेज हो रहा है वो कितना है, 3 लाख रुपीस का. तो टोटल परचेजेस मेरी कितनी हो गई, 11 लाख रुपीस की. टोटल सेल्स में देखता हूं, टोटल सेल्स में देखूं, अगर मैं टोटल सेल्स देखूं तो कितनी निकल के आएगी, 18 लाख रुपीस की मैंने क्या करा, कैश में सेल्स करी है, प्लस 7 लाख रुपीस की मैंने क्या कर रखा है, क्रेडिट में सेल्स कर रखी है. तो मेरी टोटल सेल्स कितनी निकल के आ जाएगी, 25 लाख रुपीस की टोटल सेल्स आ जाएगी. टोटल फिक्स्ड एसेट्स मेरे कितने निकल के आएंगे,
अगर मैं देखूं तो 3 लाख रुपीस की मैंने क्या करा है, मशीन्स परचेज करी है, प्लस 2 लाख रुपीस की मैंने क्या करा है, बिल्डिंग्स परचेज करी है। तो मेरे टोटल एसेट्स कितने हो गए, 5 लाख रुपीस के। ठीक है, टोटल एसेट्स कितने हो गए, 5 लाख रुपीस के। और ड्राइंग्स मैंने क्या कर रखी है, 5000 रुपीज पर मंथ करी है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 5000 इंटू 12 मेरा कितना आ गया, 60,000 रुपीज की मेरी क्या निकल के आ गई, ड्राइंग्स निकल के आ गई। ठीक है, 60,000 रुपीज की मेरी क्या निकल के आई, ड्राइंग्स निकल के आ गई। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इतने टॉपिक्स आज हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सब लगभग सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, लगभग सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरे को कुछ और एग्जांपल्स कराने हैं। इस जो टॉपिक्स हमने सारे पढ़ रखे हैं उससे रिलेटेड मेरे को कुछ एग्जांपल्स कराने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था, मेरे को 5 क्लासेस इनिशियली चाहिए, 5 क्लासेस इनिशियली चाहिए, जिससे कि मैं आपका बेस डेवलप कर सकूं, मैं आपको थ्योरी की चीज़ें बता सकूं, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स बता सकूं। ठीक है, तो जिसमें से हम लोगों ने क्या करा, अभी तक तीसरा टर्न करा है। ठीक है, 2 क्लासेस तक बच्चे और वेट करिएगा, 2 क्लासेस तक और वेट करिएगा। उसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिकल में आएंगे, तो हमें सारे के सारे टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और प्रैक्टिकल हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है अकाउंट्स का अगर हमने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कर लिया तो थ्योरी बहुत अच्छे से हो जाती है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले थ्योरी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल भी अच्छा हो जाएगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल में घुसेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे तो हमें थ्योरी और अच्छे से आ जाएगी। पता है, जब हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल में आएंगे तो हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेंगे। अकाउंट्स में क्या होता है, जनरली अकाउंट्स में अगर मेरे को प्रैक्टिकल आ जाता है तो मेरे को थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम लोग पहले से ही थ्योरी पढ़ लेंगे तो हमें प्रैक्टिकल और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज में मोटा हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया वो भी एक बार हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने आज डिस्कस किया था फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। फिक्स्ड एसेट्स में एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। टेंजिबल में हमने वो पढ़ा था कि जो एसेट्स का फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे। इनटेंजिबल को कौन से होते थे, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, या फिर क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जितना अमाउंट जो हमारा प्रोप्राइटर है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल। सिमिलरली फिर हम लोगों ने लायबिलिटीज पढ़ा था। लायबिलिटीज क्या होता है, क्लेम ऑफ द आउटसाइडर्स इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो हमारे बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो हमारे बिजनेस के बर्डन्स होते हैं, जिनको हमें पे ऑफ करना होता है, जिन्हें हमें कैश में पे ऑफ करना होता है, वो हमारी क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। फिर हमने पढ़ा था नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने क्या पढ़ा था, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने ये पढ़ा था कि वो लायबिलिटीज जिनको हमें पेमेंट करना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज हमारी क्या होती थी, जिनका हमें पेमेंट करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। फिर हमने समझा था हमारी ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स मतलब अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। फिर हमने समझा था रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। पहले हमने समझा था रिसिप्ट्स के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स क्या होती है, किसी भी तरह से पैसा आना बिजनेस में, इसमें रिसिप्ट। किसी भी तरह से मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी क्या होती है, वो रिसिप्ट्स जो हम लोग सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से अराइज करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होती हैं, जैसे कि सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग, बैंक लोन रेज्ड। फिर हमारा क्या आता है, प्रॉफिट हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली लॉस क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, जब हमारे एक्सपेंसेस हमारे रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब हमारे एक्सपेंसेस हमारे रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, जो कंसेशन, जो रिबेट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को, या फिर हम लोगों को जो अलाउ करते हैं हमारे सप्लायर्स, जो हमको कंसेशन या डिस्काउंट रिबेट अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंसेशन या रिबेट अलाउ कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्काउंट बोल देते हैं। डिस्काउंट हमने 2 तरीके के पढ़े थे, एक होता था ट्रेड डिस्काउंट, एक होता था कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम लोग देते हैं जिससे कि हम लोग अपने कमोडिटी की, अपने प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज कर सकें। सेल्स इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं,
कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है? कैश डिस्काउंट हम लोग इसलिए देते हैं जिससे कि हम लोग कस्टमर से प्रॉम्प्ट पेमेंट अट्रैक्ट कर सके। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब अर्ली पेमेंट अट्रैक्ट कर सके। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करते हैं। फिर हमने समझा था एंटिटी क्या होती है। एक एंटिटी हमारी क्या होती है? तो जो इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ठीक है। ये किस फॉर्म में हो सकता था? प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर इसको मैंने एक चीज शायद लिखाना भूल गया हूँ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स को हम लोग डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। करंट एसेट्स को हम लोग डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट्स को ही डेप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो हमारा डिक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, उसको हम लोग बोल देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने आज से पढ़े थे। अब आप लोगों को क्या करना है? इन सब टॉपिक्स को एक बार क्विकली रिवाइज करना है, एक बार सबको गो थ्रू करना है जितना भी हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हमें क्या करना है? टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए चलना है, जिससे कि क्या हो, चीजें पाइल अप ना हो, ठीक है, चीजें पाइल अप ना हो। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चलो फिर टाटा, बाय बाय, सी यू सून।